11वीं रसायन परमाणु संरचना पार्ट 3 उसका भाग 2। मैं फिर आप पहुंचा हूं आपके सामने और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं लेकर आया हूं 11th केमिस्ट्री में पार्ट नंबर 3 जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात चल रही थी, एटम के बारे में। ये उसका है पार्ट नंबर 3, L3 लेक्चर 3। अब बात आती है ये किस क्लास के लिए। ये जो है 11th नीट IIT जी, लेकिन ये इसके लिए स्टार्टिंग जो हो रही है वो उसका मैं बेसिक बना रहा हूं। इसका ये मतलब हुआ कि ये अभी आपका बेस स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कोश। किसी परमाणु का कोश क्या होता है। आप ये जानते हैं कि परमाणु का जो आकार है वो गोल होता है, ठीक है। और परमाणु का जब आकार गोल है तो उसके अंदर नाभिक का आकार भी क्या होगा, गोल होगा। तो अब बातों को थोड़ा हम यहां पर समझते हैं। जैसे परमाणु का आकार गोल है तो ये नाभिक है, नाभिक। अब नाभिक के चारों ओर ऐसे ये फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा और बड़ा ये। तो परमाणु में जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कुछ वृत्ताकार मार्ग बने हुए हैं, ठीक है। और उन वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो उन वृत्ताकार मार्ग को कुछ नाम दिया गया है और वो नाम दिया गया है कोश। इसे कहा जाता है कक्ष, इसे कहा जाता है ऊर्जा स्तर। कहने का मतलब नाभिक के चारों ओर वह वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो वो कहलाता है क्या, कोश। ठीक, ये देखो कोश है, इसको इंग्लिश में सेल कहा जाएगा। कक्ष है जिसे ऑर्बिट कहा जाएगा। परमाणु के नाभिक के चारों ओर वह वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उस वृत्ताकार पथ को हम कहते हैं कोश, कक्ष, या इसे ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ऊर्जा स्तर इसलिए कहते हैं क्योंकि हर कोश की जो है अपनी एक ऊर्जा होती है जो निर्भर करती है कि वो कितनी है। कोश की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसकी ऊर्जा भी उतनी ही होगी। अब बात आती है कि इस परमाणु में नाभिक के चारों ओर एक सर्कल होगा, फिर एक बाहर सर्कल होगा, फिर एक बाहर। तो एक कोश कितने होंगे, तो इनकी जो मैक्सिमम संख्या है वो 7 होती है। आप देखें नोट्स में लिखा है कोश की संख्या मैक्सिमम जो है वो कितनी है, 7 से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसके बाद कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो भाई आप देख रहे हैं कि नाभिक के चारों ओर जो पहला वृत्ताकार मार्ग होगा वो छोटा होगा, उसके बाद वाला वृत्ताकार मार्ग बड़ा होगा, उसके बाद वाला और भी बड़ा होगा। तो जैसे जैसे बाहर की ओर जाएंगे तो कोश का जो आकार है वो बढ़ेगा, तो बाहर जाने पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो बात को समझना है कि इलेक्ट्रॉन कितने रखेगा, ये डिपेंड करता है स्मॉल n पर। यानी कोश में इलेक्ट्रॉन का संख्या, कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पे जाएगी, 2n² पे, जहां पर जो n है वो n क्या है, कक्ष क्रमांक है। तो यहां पर ये जो n कक्ष क्रमांक है, तो ये जो फार्मूला 2n² में ये n कक्ष क्रमांक है, इनकी संख्या 7 होगी। पहले समझ लें, जब ये 7 होगी तो सातों के कुछ एक नाम भी दिए गए हैं। तो जो आपको जो ABCD पढ़ते हो ना, अल्फाबेट आप पढ़ते हैं, उसको आप K से स्टार्ट करना। जैसे पहला नंबर वाला जो है ना वो जाएगा K, उसके बाद वाला L, उसके बाद वाला M। तो K से चालू, K L M ऐसे बाहर जाना 7 तक। तो देखें K L M N O P Q 1 2 3 4 5 6 7, ये किसकी वैल्यूज हैं, ये n की वैल्यूज। यदि n का मान आपका 1 है तो k है, k से स्टार्ट कर दो आप। आपसे किसी ने पूछा कि चौथा कोष का नाम बताओ, तो K L M N, चौथा कोष जो हो जाएगा वो n होगा। किसी ने पूछा दूसरा कोष कौन सा है, तो K L, L जो है वो दूसरा कोष कहलाएगा। बात क्लियर हो गई होगी।
अब बात आती है इन KLMNO में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले 2n² से। जब बात आएगी K की तो इस K के लिए n का मान कितना है, 1 है। और यदि n का मान 1 है और यहां 1 यदि आप पुट करते हैं n का मान, तो आपके पास परिणाम कितना आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार यदि दूसरे कोश की बात करते हैं, मतलब L की, तो n का मान होगा 2 और जब यहां 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी 8। इसी तरीके से जब आप 3 रखेंगे तो 18 और 4 रखेंगे तो 32। तो कहने का मतलब जो पहले नंबर का कोश छोटा है उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 2, उसके बाद वाले में होंगे 8, उसके बाद वाले में 18, उसके बाद वाले में 32। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है 2, 8, 18, 32। अब आप ये थोड़ा लर्न कर लें, 2, 8, 18, 32। अब बोलेंगे सर इसके बाद आपने डैश डैश कर दिया है, कुछ लिखा नहीं है, तो क्या 4 के लिए यहां 64 होगा या 32 होगा? 4, 5 के लिए तो ये 5 अगर हो जाता है यहां पे मान, तो 25 दूनी 50। लेकिन इतने एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई है, उसकी कोई जरूरत भी अपने को नहीं है। 32 के बाद 32 32 32 होते हैं, पर अभी हमको कोई रिक्वायरमेंट उसकी नहीं पड़ेगी क्योंकि इतने एलिमेंट्स की खोज अब तक के हुई ही नहीं है। तो अब बात आती है, जब मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन को भरा जाना है कोषों में, तो उसके लिए जो नियम आप फॉलो करेंगे वो करेंगे 2, 8, 18, 32। यदि मैंने कहा कि किसी में यदि मान लो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 सोडियम की बात हो रही है, 11 इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है, तो आप करेंगे पहले 2, फिर 8 और फिर 1। देखो तो जरा, 2, 8, 1, यानी ये इलेक्ट्रॉनों का कोषों में वितरण है, कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है। इसे हम कक्षीय विन्यास कहते हैं। क्या कहेंगे? कक्षीय विन्यास। 2, 8, 18 कोष में इलेक्ट्रॉन का वितरण कक्षीय विन्यास कहलाता है और यह विन्यास 2, 8, 18, 32 के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जब आप ऐसे विन्यास करते हैं, अब बात आती है कि जब ऐसे विन्यास करेंगे तो ये जो बाहर वाला कोश होता है जिसे हम संयोजी कोश कहते हैं, तो उस संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि वो परमाणु स्थायी है या नहीं है। तो इसके लिए एक अष्टक का नियम होता है, ऑक्टेंट रूल्स होता है। इस नियम के आधार पर यदि कोषों की संख्या 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, कोषों की संख्या 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कोषों की संख्या यदि 1 से ज्यादा है तो जो सबसे बाहर वाला कोश है जिसको हम संयोजी कोश कहेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होनी चाहिए। तब हम कहते हैं 8, यानी एक कोश है तो 2 और 1 से ज्यादा है तो बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसे हम कहते हैं कि अष्टक पूर्ण है, यानी परमाणु स्थायी है, वो क्रिया में भाग नहीं लेगा। और यही तो वजह है, जैसे आपको मैं बताता हूं, देखें, एक आपने सुना होगा हीलियम, एक नियान, एक आर्गन। हीलियम, नियान और आर्गन। तो बात करते हैं यहां पर हीलियम में 2 होता है, ये 10 होता है और ये 18। यदि हीलियम का आप विन्यास करने बैठेंगे तो 2 है, तो क्या आएगा? केवल 2 आ गया। अब कितने कोष हैं यहां? एक ही कोष है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। तो हीलियम स्थायी होगा, यह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेगा। नियान की बात करते हैं, नियान का जो परमाणु क्रमांक है वो 10 होता है, उसे यदि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2, 8 होगा। कोषों की संख्या 1 से ज्यादा है और बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 हैं, मतलब इसका ऑक्टेंट कंप्लीट है, अष्टक पूर्ण है। बात करते हैं आर्गन की, 18 है। यदि इसका विन्यास आप करेंगे तो 2, 8, 8 आएगा। इसमें भी कोषों की संख्या 1 से ज्यादा है। बाहर वाले में कितना है?
8 है, और बाहर वाले में यदि 8 है तो ये अष्टक पूर्ण कहलाता है, परमाणु स्थायी कहलाता है, और ये किसी से क्रिया नहीं करता। तो आपने सुना होगा जीके के क्वेश्चन में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। लेकिन जीनॉन के कुछ यौगिक हैं, फ्लोरीन के और ऑक्सीजन के साथ वो यौगिक बनाता है, ये बात ध्यान रहे, क्योंकि हमने कह दिया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये क्रिया नहीं करते, तो बात भी गलत होगी ना, क्योंकि जीनॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाता है। ये आने वाले टाइम में आपको बताया जाएगा कि कैसे और क्यों। देखें, अब बात आ रही है कि परमाणु स्थायी कब है, तो हमने आपको बताया कि परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, 8 हो, किंतु एक ही कोष, शब्दों पर ध्यान दें, किंतु एक ही कोष, किंतु यह ध्यान रखना है कि जब यहां पे अगर एक ही कोष हो तो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो अष्टक के नियम से ये जो परमाणु है वो होगा क्या, स्थायी होता है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या 8 होंगे ही ये जरूरी है क्या, जरूरी नहीं है। अगर 8 नहीं है तो निश्चित रूप से कम होंगे, यानी मैक्सिमम फिर 7 हो सकते हैं, यानी 8 से यदि कम है तो वो अस्थाई है। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम है तो वो अस्थाई है, और अस्थाई है तो फिर 3 कंडीशन में आपके सामने लेकर चलता हूं। अब देखिए, परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या लेस देन 8 है, 8 से कम है, यानी 7 तक होगी। पर मैं यहां कंपेयर करता हूं बीचों बीच का आंकड़ा जो 4 है, 4 से कम, 4 से ज्यादा और एक्यूरेट 4। जब 4 से कम हो, 4 हो, और जब 4 से ज्यादा हो, तो अब हम ये देखेंगे कि जब 4 से कम है तो क्या होगा, 4 है तो क्या होगा, और 4 से ज्यादा है तो क्या। तो स्टेप टू स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम 4 से कम की बात कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे जाएं, सभी पे लोग इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी। ठीक है, अब देखते हैं हम। देखें, अब बात आ रही 4 से कम। मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूं, सोडियम, जाना पहचाना सा 11 होता है। जब मैं इसे करूंगा तो 2 8 1 आएगा, संयोजी कोष में 1 आया, मतलब 4 से कम है। और जब 4 से कम है तो अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या चर्चा होगी देखें। यहां तक क्लियर है, मैं इसको क्लियर कर दूं। चलिए, देखते हैं। यहां पर सोडियम की बात हो रही थी, ये 11 है, इसका जो कक्षीय विन्यास है वो है 2 8 1। अब यहां समझना यह है, इस क्वेश्चन में देखें, आप देखेंगे यहां प्रोटॉन की संख्या जो है वो 11 है, यानी +11। इलेक्ट्रॉन जो है उसकी संख्या है -11। ठीक, ई आवेश होगा। अब देखिए +11, तो इसका क्या हुआ, 0, यानी परमाणु क्या हो गया, उदासीन। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद। अब यहां देखें, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्रोटॉन तो तब भी 11 ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होता है ना, वो नाभिक के अंदर से थोड़ी ना निकलेगा। और थोड़ा हम डायग्राम बनाते, ये सोडियम की बात हो रही, पहला कोश, दूसरा कोश, और ये है इसका तीसरा। चलो, इसके बीच में 11 + 11 है,
और यहां एक और सॉरी यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहां। तो समझना बात को, 11 थे तो ये 11 प्रोटॉन थोड़ी ना निकल रहे हैं। अब बात आती है यहां पे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। जब गायब हो गया, ये गायब हो गया, तो अब बचेगा क्या आपके पास 2 8। यहां क्या बचेगा 2 8। अब संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है, मतलब अब वो स्थायी होगा ना, ठीक है। लेकिन स्थायी होने के लिए क्या कुर्बानी किया उसने, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब कितना हो गया -10। अब कैलकुलेशन करो उसका तो आएगा -1। इसका मतलब अब ये परमाणु नहीं रहेगा। ऐसा हो जाने के बाद सोडियम पे आ जाएगा -1 और ये बन जाएगा अब धनायन। तो आपने देखा कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन त्यागने से धनायन तो उतना ही है, ऋणायन बदला। इसका मतलब 1+, यानी सोडियम पे कितना प्लस आया 1। इसे कहते हैं धनायन का बनना। और ये डायग्राम आपके सामने है। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, जब भी संयोजी कोष में 4 से कम हो तो उतने धनायन उसके ऊपर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखें, मैग्नीशियम की अगर हम चर्चा करें, यहां 12 होता है, 2 8 2 हुआ। बाहरी कोष में कितने हैं 2 है ना, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम के ऊपर डबल प्लस आएगा। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं, एल्यूमिनियम का होता है 13, तो आप लिखेंगे 2 8 3, बाहर 3 है तो एल्यूमिनियम पर +3 आवेश आएगा, और ये धातुओं का गुण होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसकी अगली कंडीशन। इसका सभी पहले स्क्रीनशॉट ले लें, यही नोट्स हैं आपके क्योंकि। चलिए अब बात आती है ये, जब इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। यहां पर फ्लोरीन का होता है 9, इसको आप लिखेंगे 2 7। इसका मैं विन्यास बनाता हूं। सबसे पहले ये हुआ फ्लोरीन, ये एक कोष और ये 2 कोष। इस कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। यहां आप बताएं कि प्रोटॉन कितने हैं, 9 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं -9, यानी ये कैंसिल होके 0 हुआ। सही मायने में आप बार बार यहां ई लिखते हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने के लिए ई नहीं लिख रहा हूं। वो आवेश होता है सही मायने में उतना, ठीक है, पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए अभी मैंने ई नहीं लिखा है। अब लेकिन ये 7 है, देखो मोर देन 4, तो एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से लेगा, और जब लेगा तो क्या बन जाएगा 2 8। ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, ये एक मेहमान इलेक्ट्रॉन आया, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या अब ये -9 रहेगा, नहीं, ये तो +9 हुआ, लेकिन अब ये -9 ही रहेगा, ये हो जाएगा -10। अब कैलकुलेशन करो तो क्या आया -1, यानी इलेक्ट्रॉन आपने क्या किए, ग्रहण करवाए। जब ग्रहण हुआ तो वो कौन सा आयन बन गया, वो बन गया ऋणायन, यानी F पे आ गया आपका -1। और जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतने माइनस, ठीक है, और जितने त्यागेगा उतने प्लस। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं। 8 2 6, 8 करने के लिए कितने की जरूरत है 2 की, तो ये क्या होगा ऑक्सीजन पे डबल माइनस। नाइट्रोजन की बात करें 7 होता है, 2 5, कितने की जरूरत है 8 करने के लिए 3 की, तो नाइट्रोजन पे कितने माइनस आएंगे 3 माइनस आएंगे। और जितने माइनस वाले सिंगल परमाणु वाले होते हैं
इनके नाम के आखिरी में, नोट करेंगे पॉइंट को, ठीक है, ये एक्स और माइनस कुछ भी हो, अगर ऋणायन है तो इसके आखिरी में ड जो है वो जरूर आता है। इस ओ का नाम है ऑक्साइड, इसका नाम है नाइट्राइड, इसका नाम है फ्लोराइड। देखो डा आया, डा आया, डा आया। जितने ऋण आयन बनेंगे इनके नाम में लास्ट में ड आएगा, और जबकि जितने धनायन बनते हैं, धन आयन, उसके लास्ट में आता है इयम। इयम क्या लगता है? प्रत्यय लगता है। ये सारी चीजें जो मैं रफली करता हूं आप ये भी अपने नोट्स में जरूर करें, बहुत काम की चीजें हैं ये, ठीक है। तो यहां तक। अब बात आती है 4 से कम में हमने आपको बताया, 4 से ज्यादा में आपको बताया, और अब हम बता रहे हैं अगर 4 हो। अब 4 हो तो क्या होगा हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। चलिए स्क्रीनशॉट लिया आपने, अब हम चलते हैं, जब संख्या कितनी हो? 4 हो। जब जो संख्या है वो कितनी हो? 4 हो। तो इस सिचुएशन में ये धनायन भी बन सकता है और ये ऋणायन भी बन सकता है, ठीक है। अब क्योंकि कार्बन की बात करें तो 6 होता है और ये 2 4 है। अगर ये 4 ले ले, यहां पे +4 ले ले, तो ये क्या बन जाएगा? 4 जाके सेट हो गया तो बन गया 2 8, और कार्बन पे धन आ गया तो ये कार्बन ही कहलाएगा। कार्बेनियन भी कह सकते हैं हम, लेकिन यहां से -4 निकल जाए तो ये जब 4 बाहर हो जाएंगे तो केवल क्या बचेगा? 2। कार्बन पे 4 माइनस आएंगे, और 4 माइनस आएंगे तो आखिरी में नाम में ड आता है, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो होगा आपका कार्बाइड। इसका जो नाम होगा वो कार्बाइड हो जाएगा, ठीक है, कार्बाइड। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये कार्बाइड हो जाएगा, और ये आपके सामने पूरी कंडीशंस है, ठीक है ना। तो आज आपने इस लेक्चर में देखा है कि परमाणु कोष क्या था, कोषों की संख्या कितनी थी। तो नाभिक के चारों ओर वह वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कोष कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं, कक्ष कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, इनका नाम k एलिमेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से ज्ञात करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन को वितरण करना कक्षीय विन्यास कहलाता है। इसमें